तो कैसे हैं आप सब। आज पार्ट टू वीडियो का हम लोग लेके आ रहे हैं और द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप हम लोग पढ़ रहे थे। पार्ट वन हम लोग पढ़ चुके हैं जिसमें हम लोगों ने फ्रेडरिक सोरियो की इमेज के बारे में अच्छे से पढ़ लिया था। फ्रेडरिक सोरियो ने एक इमेज बनाई थी जिसको हम लोगों ने डिटेल में पढ़ा। स्टैचू ऑफ लिबर्टी के बारे में पढ़ा, कई सारे फ्लैग्स के बारे में हम लोगों ने, जर्मनी के फ्लैग्स के बारे में हम लोगों ने स्टडी करी। किस तरीके से फ्रेडरिक सोरियो ने जमीन पर पड़ा हुआ जो उन्होंने गार्बेज था, कचरा था, उसको एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशंस कंसिडर किया। आसमान में आप लोगों ने देखे थे जो प्रीस्ट, जो सेंट्स, जो फादर्स थे, वो किस तरीके से फ्रेटर्निटी का सिंबल थे। आज हम लोगों का जो टॉपिक है वो है फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड इट्स इम्पैक्ट। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बोर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए, मैं जरा क्लास नाइन्थ का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट जो है वो रिवाइज कर रहा हूं आपके साथ। अगर आपको याद आ रहा हो 1789 का क्या फ्रेंच रेवोल्यूशन याद होगा आपको, जहां पर लुइस 16 ने अपनी पावर जो है वो कॉम्प्रोमाइज कर दी थी किसके साथ, थर्ड एस्टेट के लोगों के साथ। अगर आप लोगों को याद आओ, पहले क्या था, फ्रांस की सोसाइटी डिवाइडेड थी तीन एस्टेट्स में, फर्स्ट एस्टेट, सेकंड एस्टेट एंड थर्ड एस्टेट, जिसमें फर्स्ट और सेकंड द रिचेस्ट क्लास ऑफ द यूरोपियन या फ्रांस थे एंड द थर्ड एस्टेट वर द मिडिल क्लास। ये बेसिकली क्लर्गी थे, नोबिलिटी थे एंड ये वर द पीपल जो थर्ड एस्टेट के पार्ट थे। और ज्यादा मतलब जो टैक्स पेइंग का कॉन्सेप्ट था वो सिर्फ और सिर्फ थर्ड एस्टेट को देना पड़ता था एंड फर्स्ट एस्टेट और सेकंड एस्टेट बिल्कुल फ्री थे टैक्स से। थर्ड एस्टेट के ऊपर बर्डन बढ़ता जा रहा था और इसके लिए उन्होंने क्या करा, फ्रेंच रेवोल्यूशन करा। लुई 16 को इन्होंने अटैक किया, हालांकि दे अटैक दी बस्टाइल, इन्होंने बस्टाइल पे अटैक किया था जिससे फ्रेंच रेवोल्यूशन की शुरुआत हुई। तो हम लोग जब चैप्टर पढ़ते हैं नेशनलिज्म की बात है ना, तो नेशनलिज्म की जो शुरुआत है यूरोप में, वो नेशनलिज्म असल में कहीं से शुरू हुआ, तो दैट वाज द फ्रेंच रेवोल्यूशन। वो फ्रेंच रेवोल्यूशन से ही शुरू हुआ, ठीक है। फ्रेंच रेवोल्यूशन जहां पर लड़ाई थी लुइस 16 वर्सेस द थर्ड एस्टेट, यानी कि लड़ाई थी इन दोनों के बीच, ठीक है। अब हम लोग जरा समझते हैं कि फ्रेंच रेवोल्यूशन के क्या इंपैक्ट्स जो है वो फ्रांस में नजर आए और किस तरीके से इन्होंने, किस तरीके से इंपैक्ट जो है वो यूरोप पर आए, ठीक है। मैं आपको बता दूं, फ्रांस यूरोप का एक कंट्री है, फ्रांस यूरोप की एक कंट्री है जहां पर एक पहला नेशनलिज्म का आइडिया जो है वो आया, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं हम लोग जरा। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें कि भाई फ्रांस में क्या क्या इंपैक्ट्स क्रिएट हुए वो देखते हैं। सबसे पहले जो रेवोल्यूशनरीज थे, यानी कि जो क्रांतिकारी लोग थे, उन्होंने क्या क्या किया, इन्होंने कई सारे मेजर्स लेके आए, यानी कि इन्होंने कई सारे चेंजेस जो है वो लेके आए। उन सारे चेंजेस को हम लोग यहां पर जो है वो क्या करने वाले हैं, लिस्ट डाउन करने जा रहे हैं, ठीक है। लिस्ट डाउन करते हैं इनको जरा। नंबर वन, यानी कि सबसे पहले क्या किया गया, लपैत्री एंड ला सितोयन जैसे कॉन्सेप्ट्स को इंट्रोड्यूस करा गया। मतलब क्या है इनका, लापैत्री का मतलब है द फादरलैंड, द फादरलैंड, और ये है द सिटीजन। देखो, रेवोल्यूशनरीज ने एम्फसाइज किया इस आइडिया पे कि भाई हम लोगों को असल में क्या बनना है, पीपल ऑफ द कॉमन कल्चर, यानी कि हम लोग एक दूसरे से अलग बिल्कुल भी नहीं है ना, कोई किसी से ऊपर ना कोई किसी से नीचे, कोई लोगों में डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। उन्होंने बोला कि हम सबका ओरिजिन बिल्कुल सेम है। जैसे हम लोग इंडिया में क्या कहते हैं कि हिंदी हमारी मातृभाषा है, ऐसे ही उन लोगों ने कहा कि फ्रांस हमारी फादरलैंड है, ये हमें हमारे एंसेस्टर्स ने हमें दी। अगर आपको याद हो तो लुइस 16 का आइडिया क्या था, उसने क्या करा था, उसने जमीनों का बंटवारा कर दिया था जिसमें जमीनें ज्यादातर फर्स्ट और सेकंड एस्टेट को दी गई, थर्ड एस्टेट जमीनों से मतलब थी नहीं उनके पास। अच्छा, फिर कॉन्सेप्ट आया किसका, द सिटीजन का। पहले क्या था, यहां पर कॉन्सेप्ट था सर एंड मैडम का, जहां पर द रिच क्लास वर टर्म्ड एज सर्स एंड मैडम्स, और जो थर्ड स्टेट के लोग थे उनका कोई दर्जा जो है वो नहीं। तो यहां पर पहले दो कॉन्सेप्ट्स पर फोकस किया गया, पहला था द ला पैट्री एंड द ला सितोयन। ला यानी कि फ्रेंच वर्ड्स हैं जिनको द फादरलैंड और द सिटीजन कहा गया, ठीक है। अच्छा, दूसरा बदलाव जो है वो किसके कॉन्टेक्स्ट में आया, वो कॉन्टेक्स्ट में आया फ्रेंच फ्लैग, यानी कि फ्रेंच फ्लैग में जो है वो एक ट्रांसफॉर्मेशन आया। वो ट्रांसफॉर्मेशन क्या था, असल में फ्रांस का एक पुराना फ्लैग है जिसका नाम था रॉयल स्टैंडर्ड। मैं देखता हूं कि अगर मेरे पास उसका इमेज है या नहीं है। रॉयल स्टैंडर्ड से उसको क्या कर दिया गया, इट वेंट टू ट्राई कलर। मैं एक बार जरा इमेज देखता हूं मेरे पास इमेज है या नहीं है। मैं, हाँ बिल्कुल है। तो ये तो था भैया इसका पुराना फ्लैग, कहां गया, नहीं आया, नहीं आ रहा भाई। जी,
तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, ये इसका नया फ्लैग है और ये इसका पुराना फ्लैग हुआ करता था। ये रॉयल स्टैंडर्ड है, ठीक है, एंड दिस इज द न्यू फ्रेंच फ्लैग, एक ट्राई कलर, ठीक है, जिसमें आपको ब्लू, व्हाइट और रेड कलर जो है वो देखने को मिल रहा है। यानी कि फ्लैग में भी जो है वो कुछ चेंजेस जो है वो देखने को मिले हम लोगों को। थर्ड अगर मैं चेंज की बात करूं, थर्ड चेंज की अगर बात करी जाए तो थर्ड चेंज जो है वो क्या था, लोगों को इक्वल राइट्स ग्रांट किए गए, ठीक है। ये तो आप लोगों ने हालांकि क्लास 9 में ही पढ़ा होगा, लोगों को इक्वल राइट्स ग्रांट करे गए। रीजन क्या था उसका, क्योंकि जो थर्ड स्टेट के लोग थे ना, दे वर डिप्राइव्ड ऑफ राइट्स, उनको कभी अधिकार मिले ही नहीं इक्वल राइट्स, और इनको ग्रांट किया गया किसके थ्रू, कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू। थर्ड स्टेट की डिमांड यही थी कि भाई हमें क्या चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की चाहिए, यानी कि उन्हें कोई दिक्कत नहीं है अगर एक किंग लीड करता है या नहीं करता, लेकिन वो हमेशा ये चाहते थे कि लोगों को क्या मिले, इक्वल राइट्स मिले। अच्छा, फोर्थ, एस्टेट्स जनरल, यानी कि वहां की गवर्नमेंट को क्या नाम दिया गया, एस्टेट्स जनरल दिया गया। और मैं आपको बता दूं, थर्ड स्टेट के लोगों ने क्या यूज किया, दे यूज्ड अ डेमोक्रेटिक सेटअप, यानी कि वोटिंग, लोगों को अधिकार मिला अपने लीडर्स को चुनने का, लेकिन वोट्स कौन कर सकता है वो डिसाइड किया जाना था एक मेजर के थ्रू, कि क्या लोगों के पास लैंड है या नहीं, क्या मेन और प्लस टैक्सेस। अगर यानी कि फ्रांस में वोट करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ एक्टिव सिटीजन्स को था। एक्टिव सिटीजन्स कौन होते हैं मैं आपको बता देता हूं। पहली बात तो जेंडर वाइज वो क्या होने चाहिए, वो मेन होने चाहिए, यानी कि वुमेन्स को वोट करने का अधिकार नहीं है। प्लस जेंडर के साथ साथ उसके पास क्या होनी चाहिए, कुछ प्रॉपर्टी, यानी कि उसके पास कुछ पोजेशंस होने चाहिए। प्लस टैक्स पेइंग कैपेसिटी उसके अंदर होनी चाहिए, यानी कि टैक्स पेयर है या नहीं। अगर ये तीनों चीजों के आगे टिक है तो वो क्या बन जाता है, एक्टिव सिटीजन, और एक्टिव सिटीजन को क्या मिलता है, वोट करने। एक छोटा सा फैक्ट और, उसकी एज 25 ईयर्स से अबव होनी चाहिए। कुल मिला के जो एक्टिव सिटीजन नहीं है वो क्या है, वो पैसिव सिटीजन है, यानी कि जितने भी पीपल बिलो दी एज ग्रुप ऑफ 25 इयर्स वो पैसिव सिटीजन है, बच्चे पैसिव सिटीजन है, वुमेन्स पैसिव सिटीजन है, वो आदमी जिनके पास जमीनें नहीं है वो पैसिव सिटीजन है। अच्छा, उसके अलावा क्योंकि भाई एक तरीके से सरकार नई बनी है तो यहां पर क्या किया गया, न्यू हिम्स वर कंपोज्ड, यानी कि शपथ को दोबारा से लिखा गया, ठीक है। वो लोग जिन्होंने फ्रेंच रेवोल्यूशन में अपनी जान गंवा दी, यानी कि जो मार्टियर्स रहे, जिन्होंने अपना जीवन जो है वो बलिदान दे दिया फ्रेंच रेवोल्यूशन में, उनको सम्मान दिया गया, उनको क्या किया गया, देवर कोमेमोरेटेड, उनको कोमेमोरेट किया गया, यानी कि उनको उनका सम्मान किया गया। वजह क्या थी कि भाई लोग, मतलब हमारी कंट्री में भी हम लोग क्या करते हैं, 26 जनवरी को यही तो होता है हमारी कंट्री में, जितने भी लोग अपना जान का बलिदान दे देते हैं उनको हम लोग सम्मान करते हैं, सम्मानित करते हैं, उनके परिवारों को सम्मानित करते हैं, क्योंकि ये एक अलग ही योगदान है जो कोई दे सकता है, ठीक है। उसके बाद ट्रेड को बहुत स्मूथ बनाने की कोशिश करी गई। ट्रेड को स्मूथ बनाने के लिए क्या किया गया, कस्टम ड्यूटीज, यानी कि किसी भी प्रोडक्ट को इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करने पर जो टैक्स, जो चार्जेस लगाया गया, उस पर चार्जेस लगाए जाते थे, उनको रिमूव किया गया। जो भी लोगों के ऊपर ड्यूज थे, यानी कि जो भी कर्जा उधार था, जो बेसिकली थर्ड स्टेट के लोगों पर कर्जा उधार था, उसको माफ किया गया, ठीक है। उसके साथ साथ अगर मैं बात करूं लैंग्वेज की, तो भैया हर तरीके के लोकल लैंग्वेज को इग्नोर किया गया और फ्रांस को क्या बना दी गई, एक कॉमन, यानी सॉरी फ्रेंच को क्या बना दी गई, एक कॉमन लैंग्वेज बना दी गई। अब देखा जाए तो लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से तो भैया ये बहुत मेजर चैलेंजेस हैं, बहुत मेजर चैलेंजेस हैं, ठीक है। अच्छा, अभी भी ये चीजें खत्म नहीं हुई हैं, जितने भी आप लोग ये इंपैक्ट देख रहे हैं लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा बेहतर है। अच्छा, एक और चीज जो यहां पर करी गई, यहां पर जो वेट्स एंड मेजर्स का कॉन्सेप्ट था, यानी कि तोलने और मापने का जो कॉन्सेप्ट था, उसको यूनिफॉर्म किया गया। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल मैं आपको बताऊं, इसका मतलब क्या हुआ। मान लेते हैं कि हम इंडिया में क्या फॉलो करते हैं कि 1 किलोग्राम में हम लोग फॉलो करते हैं 1000 ग्राम्स का कॉन्सेप्ट। अगर मैं ये कहूं कि ये यूपी में अलग, बिहार में इसको हम लोग कहते थे कि 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 800 ग्राम, तो आप कहेंगे यार ये तो, अगर मान लेते कि यूपी का व्यापारी बिहार में जाके अपना प्रोडक्ट बेचे तो उसको तो 200 ग्राम का नुकसान हो जाएगा ना। बिल्कुल, तो यहां पर यह कहा गया कि वेट्स एंड मेजर्स के कॉन्सेप्ट को यूनिफॉर्म बनाया गया, यानी कि तोलने और मापने का कॉन्सेप्ट यूनिफॉर्म रखा गया, जिससे कि ज्यादा कोई वेरिएंस जो है वो ना दिखाए। फ्रांस का एक ऐसा ये मॉडल है जो एक आइडल मॉडल बना,
ये जो फ्रेंच रेवोल्यूशन जिसके बारे में हम लोगों ने आज पढ़ा, ये एक आइडल, यानी कि लोगों ने इसको एक्सेप्ट करना शुरू करा। लोगों ने कहा कि ये तो एक बहुत बड़ी क्रांति है। फ्रांस के सिटीजन्स ने इसको अपनी जिम्मेदारी बना ली कि जैसा मतलब अगर ऐसा कहीं और यूरोप में होगा तो हम वो लोग होंगे जो यूरोप को इससे क्या दिलाएंगे, फ्रीडम दिलाएंगे। यानी कि जहां पर भी एक मोनार्क अपनी पावर को मिसयूज करता है या फिर वो लोगों पर अपना टोटल कंट्रोल आजमाएगा तो हम उसका सपोर्ट नहीं, बिल्कुल भी नहीं करेंगे। और जैसा हमने फ्रांस में फ्रेंच रेवोल्यूशन किया है, ऐसे ही हम लोग और कंट्रीज में भी मदद करेंगे। यानी कि फ्रांस के लोगों ने इसको अपनी जिम्मेदारी बना ली कि नहीं भैया, अब हम ये काम ये हमारी जिम्मेदारी है यूरोप की और कंट्रीज को भी संभालने की। अच्छा, जैसे जैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन की एक्टिविटीज स्प्रेड होने लगी, लोगों ने इसके बारे में सुनना चालू करा, तो कई सारे इंटेलेक्चुअल पीपल थे, कई सारे माइंडेड लोग थे जो इसके सपोर्ट में आए। उन्होंने क्या करा, अपने ग्रुप्स बनाने शुरू कर दिए और ऐसे ही ग्रुप एक बड़ा कॉमन बना जिसको हम लोगों ने क्या नाम दिया, जैकोबिन क्लब। जैकोबिन क्लब असल में मिडिल क्लास पढ़े लिखे लोगों का एक ग्रुप था जिसका काम था फ्रेंच रेवोल्यूशन के आइडियाज को क्या करना, स्प्रेड करना। लोगों ने फ्रेंच रेवोल्यूशन को अपना आइडियल बना लिया, उसकी प्रिंसिपल्स अडॉप्ट करना चालू कर दिया। देखा जाए तो आज का हमारा जो टॉपिक था वो फ्रेंच रेवोल्यूशन और उसके इंपैक्ट्स पर था। धीरे धीरे यानी कि फ्रांस में जैसा एक ये फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ, ये शुरुआत थी यूरोप में नेशनलिज्म के आने की। आई होप आपको ये टॉपिक जो है वो अच्छे से समझ में आया होगा। डाउट्स के लिए कमेंट सेक्शन आपका है, कमेंट्स करिए। मैं हो सकता है मैं उसके लिए एक स्पेसिफिक वीडियो अलग से बना दूं, ठीक है। कोई भी अगर आपको लगता है कि सजेशन जो आपको लगता है कि मुझे करना चाहिए, वो कमेंट सेक्शन में आप लोग लिख सकते हैं। और एक चीज हमेशा ध्यान रखेंगे, रटना नहीं है, समझना है, सीखना। इसी तरह बने रहिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए और भी कई सारी वीडियोस आपका इंतजार कर रही हैं। थैंक यू सो मच।